नमस्कार दोस्तों, स्वरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण शास्त्र का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं। और यह सभी बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन सभी स्टूडेंट बनाते हैं। तो आप लोग से जो है आसान क्वेश्चन किसी भी पार्ट का नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें कि जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विद्यालय का दर्पण किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में समय तालिका, शिक्षक, श्यामपट्ट, छात्र। तो देखिए विद्यालय का दर्पण जो है समय तालिका को कहा जाता है, क्योंकि देखिए विद्यालय के समस्त कार्यक्रम को जो है क्रमबद्ध सही रूप से चलाने के लिए समय सारणी महत्वपूर्ण होती है। यानी देखिए अब किस दिन कौन विषय पढ़ाना है, या किस घंटी में कौन विषय पढ़ाएंगे, किस घंटी में कौन टीचर आएंगे, किस दिन अभी देखिए मध्याह्न भोजन चलता है प्राथमिक विद्यालय में या जो है 6 to 8 में, तो किस दिन क्या खाना खिलाना है। तो यह सब जो है आपको समय तालिका से ही चलता है। तो विद्यालय का दर्पण जो है समय तालिका को कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि विद्यालय की गतिविधि का केंद्र बिंदु है। तो ऑप्शन में छात्र, पाठ्यक्रम, शिक्षक, प्रधानाध्यापक। तो देखिए विद्यालय की जो है गतिविधि का जो है केंद्र बिंदु होता है पाठ्यक्रम। आप देखिए क्योंकि पाठ्यक्रम के अनुसार ही विद्यालय चलता है, चाहे पाठ्यक्रम में कोई बुक हो, सिलेबस हो, या आपको समय सारणी हो गया, सभी जो है विद्यालय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। या टीचर किस दिन कौन विषय पढ़ाएंगे, या किस घंटे में कौन विषय पढ़ाएंगे, या आपको किस दिन जो है आप लोग को व्यायाम जैसे शनिवार को कराया जाता है ना पीटी, तो यह सब जो है पाठ्यक्रम के तहत ही आता है। तो विद्यालय का जो है गतिविधि का केंद्र बिंदु सब पाठ्यक्रम पे ही जाके रुकता है। अब अगला प्रश्न है कि अध्यापक राष्ट्र का भाग्य निर्णायक होता है, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन में हुमायूं कबीर, राधा कृष्णन, महात्मा गांधी, कोई नहीं। तो देखिए अध्यापक राष्ट्र का भाग्य निर्णायक होता है, यह कथन है राधा कृष्णन का, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। अब इनके बारे में बताते हैं कि देखिए यह जो है पहला ऐसे व्यक्ति थे भारत के जिन्हें जो है भारत रत्न पहली बार मिला था। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ से गलती क्या करते हैं, तो गलती ये होता है कि अगर आपको कहीं आ जाए कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है, तो आप लोग आंख मूंद के जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन मार देते हैं, मगर ये गलत है। भारत के जो है पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद, ठीक ना। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्यशाला में किस पर बल दिया जाता है। तो ऑप्शन में क्रिया पर, बोलने पर, भाषण पर, कोई नहीं। तो देखिए कार्यशाला यानी जहाँ काम होता है, तो स्वाभाविक है कि कार्यशाला पर जो है क्रिया पर बल दिया जाएगा। ये चाहे विद्यालय की कार्यशाला हो यानी शिक्षण कक्ष के अंदर हो, तो देखिए वहाँ जो है विशेषकर शिक्षक जो है कार्यशाला पर ध्यान देते हैं, यानी जो है क्रिया पर ध्यान देते हैं। अब अगला प्रश्न है कि बालक का तूफानी काल किस अवस्था को कहते हैं। तो ऑप्शन में शिशुआवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और नन। तो देखिए बालक का जो है, तो पहले तो ये समझिए कि बालक का विकास कितने अवस्थाओं में होता है। तो देखिए बालक का जो है विकास 3 अवस्था में होता है, शिशुआवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो आपको पूछा है कि बालक का तूफानी काल, तो देखिए बालक का तूफानी काल जो है किशोरा अवस्था को कहा जाता है, क्योंकि किशोरा अवस्था की जो आयु होती है 12 से लेकर 18 वर्ष तक होती है। जब लड़का हो या लड़की 12 वर्ष के बाद जैसे 13वां वर्ष में प्रवेश करता है, तो उनके शारीरिक परिवर्तन बहुत सारे होते हैं। या आप देखिए जैसे सेक्सुअल हार्मोन का जैसे स्रावन होना, या एक दूसरे लिंग के विपरीत यानी लिंग के प्रति आकर्षण होना। आप देखे होंगे जब लड़का लड़की जैसे 9-10 में रहता है, तो आप ये सोचते होंगे कि ये मोहब्बत होता है। खासकर मनोवैज्ञानिक का कहना है, मेरा मानना नहीं है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो वह काल जो है किशोरावस्था में जो आप जिसे प्यार कहते हैं, वो प्यार नहीं बल्कि एक सेक्सुअल अट्रैक्शन है, यानी एक विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। हाँ, आप प्यार कर सकते हैं जब आप ग्रेजुएशन टीन एज से पार कर जाइएगा, जब आप मेच्योर हो जाइएगा तब आप उसे प्यार कर सकते हैं मनोवैज्ञानिक के अनुसार, ठीक है। अब देखिए इसमें हम सभी को दिखा देते हैं। देखिए शिशुआवस्था का काल होता है 0 से 6 वर्ष, और बाल्यावस्था होता है आपको 6 से 12, और किशोरावस्था जैसा कि बताएं 12 से 18 वर्ष। तो इसीलिए इसे बालक का तूफानी काल कहा जाता है। तो इस अवस्था में बहुत लोग जो जिस चीज़ में मन लगने लगा उसी चीज़ में अगर रम गए, अगर उसका गार्जियन सही नहीं है, सही दिशा निर्देश नहीं मिला, तो वह जो है भटक जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यह जो है बढ़ने और बिगड़ने की अवस्था रहता है बालक का। अब अगला प्रश्न है कि बच्चे का पहला गुरु कौन होता है। तो ऑप्शन में माता, पिता, शिक्षक, कोई नहीं।
तो बच्चे का जो है पहला गुरु कौन होता है, तो माता होता है। देखिए यहाँ पिता भी है ऑप्शन में, मगर यहाँ पिता नहीं मरेगा। अगर माता पिता अगर सिर्फ रहे एक साथ तब आप मार सकते हैं, मगर माता अलग है पिता अलग है तब आप माता मारिएगा। क्योंकि देखिए बचपन में जो है खासकर जो है शिशुआ अवस्था में बच्चा जो सबसे ज़्यादा समय अपनी माता के पास व्यतीत करता है, तो इसीलिए जो है बच्चा का पहला गुरु कौन होता है, उनकी माता होता है। अब अगला प्रश्न है कि एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है, तो ऑप्शन में मुंबई, नई दिल्ली, पटना, इलाहाबाद। तो देखिए एनसीईआरटी का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। अब इसके बारे में जान लीजिए, तो एनसीईआरटी का स्थापना जो है 1961 में हुआ था और इसके वर्तमान में निर्देशक जो है प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति हैं। और देखिए इस सब को आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि यह सबसे बेसिक क्वेश्चन है और यह सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो इसीलिए आप लोग से आसान क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। और देखिए क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के हमें ज़रूरी है। और हम आप लोग के लिए नोट्स भी तैयार कर रहे हैं, तो वो आप लोग को हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, व्हाट्सएप नंबर जारी करेंगे। और देखिए उसमें पूरा आप लोग का प्राइवेसी रहेगा। आपका जो है ग्रुप ऐसा रहेगा कि जैसे ब्रॉडकास्ट ग्रुप होता है, उसमें जैसे क्या होता है ना कि हम ही भेज सकते हैं और कोई आपका ग्रुप में कोई दूसरा नंबर नहीं देख सकता, यानी आपको पर्सनल मैसेज आएगा मगर मेरे पास वो ग्रुप बना रहेगा, तो इससे आपका प्राइवेसी भी बना रहेगा, कोई किसी का नंबर भी नहीं देख सकता है, पूरा ऐसा रहेगा। तो हम बहुत जल्द जो है आप लोग को वो भी नंबर जारी करेंगे और नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो ऑप्शन में 2001, 2005, 2006, 2008। तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है 2001 में हुई थी। अब देखिए इसकी जो शुरुआत जो है सर्व शिक्षा अभियान की 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था और इसके तहत जो है 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई थी। अब अगला प्रश्न है कि सामान्य कक्षा कक्ष में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो ऑप्शन में 40, 45, 60, 80। तो देखिए सामान्य कक्षा कक्ष में जो है छात्रों की संख्या 40 होनी चाहिए, यानी जो है किसी एक कक्षा रूम में ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों की संख्या 40 ही होना चाहिए। अब देखिए कक्षा कक्ष का अगर कहे वातावरण, तो कक्षा कक्ष में कैसा श्यामपट्ट होना चाहिए, या श्यामपट्ट के बगल में मानचित्र होना चाहिए, ग्लोब होना चाहिए, या फिर आपको रोशनदान जो है कक्षा कक्ष होना चाहिए, यह सब जो है कक्षा कक्ष की खासियत है। अब अगला प्रश्न है कि पुस्तकालय विद्यालय के हृदय है, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन में जॉन डुई, रूसो, महात्मा गांधी, कोई नहीं। तो देखिए पुस्तकालय जो है विद्यालय के हृदय है, यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन जो है जॉन डुई का है, ठीक ना। अब आपको बताते हैं कि देखिए भारत में जो है पुस्तकालय की स्थिति बहुत ही दयनीय है, और खासकर देखिए हमारे बिहार में खासकर सरकारी स्कूल में तो आपको पुस्तकालय देखने को भी नहीं मिलेगा। अब अगला प्रश्न है कि भारत में पुस्तकालय की स्थिति है, तो ऑप्शन में दयनीय, उत्तम, अति उत्तम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत में जो है पुस्तकालय की स्थिति क्या है, जैसा कि ऊपर हम आपको बताएं कि दयनीय स्थिति है। अब अगला प्रश्न है कि संग्रहालय का अर्थ है, तो ऑप्शन में है संग्रह कक्ष, प्रदर्शन कक्ष, सूचना कक्ष, सभी। तो देखिए संग्रहालय यानी जो है आप क्या कहते हैं, जिसे लाइब्रेरी कहते हैं, इसका सभी गुण होना चाहिए, यानी जो है संग्रह कक्ष भी होना चाहिए, प्रदर्शन कक्ष भी होना चाहिए और सूचना कक्ष भी। क्योंकि देखिए ये जो है संग्रहालय में आपको हिस्ट्री का बुक या कोई बुक रखा रहता है, या वहाँ देखिए पेंटिंग भी आपको देखने के मिलेगा, यानी प्रदर्शन करने के लिए। उसके बाद न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, यह सूचना के लिए रखा रहता है। अब अगला प्रश्न है कि बाल्य अवस्था की अवधि कब से कब तक होती है, तो ऑप्शन में 0 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष और नॉन। तो देखिए बाल्य अवस्था की अवधि जो है 6 से 12 वर्ष तक होती है, और किशोरावस्था की जैसा कि बताए आपको 12 से 18, और सबसे पहला होता है शिशुअवस्था 0 से 6 वर्ष। तो आपको बताते हैं जैसा कि देखिए बाल्य अवस्था जो है इसे संवेग की अवस्था भी कहते हैं। इसमें जो है जब 6 से लेकर 12 वर्ष तक के जो बीच में बच्चे होते हैं, वो कभी देखिए खेलने के लिए गए, किसी दूसरे बच्चा को देखता है कि वो क्रिकेट खेला है या बैट बॉल खेला है, तो अब उनके पास अगर बैट नहीं है तो अपने माता पिता के आके रोना धोना शुरू कर देगा, यानी संवेग में आक्रोश में आ जाएगा कि हमें भी वो चाहिए। तो इसीलिए जो है बाल्य अवस्था जो है संवेग की अवस्था कहलाता है। अब अगला प्रश्न है कि मध्याह्न भोजन योजना किससे संबंधित है, तो ऑप्शन में प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, गरीब व्यक्ति, अल्पसंख्यक। तो देखिए मध्याह्न भोजन जो है योजना
किससे संबंधित है, तो प्राथमिक शिक्षा से, यानी जो है प्राइमरी स्कूल के बच्चे को जो है भोजन देने की इसमें बात की गई थी। अब देखिए, मध्याह्न भोजन की शुरुआत जो है 15 अगस्त 1995 को आरंभ हुआ था केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। और इसमें जो है कहा गया था कि बच्चे को जो है स्कूल लाने के लिए, यानी जो भी बच्चे गरीब तबके के बच्चे रहते हैं स्कूल छोड़ देते हैं, उसको जो है लुभाने के लिए यानी स्कूल बुलाने के लिए जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब अगला प्रश्न है कि कोई बालक प्रतिभाशाली है यह किससे मापा जाता है, तो ऑप्शन में है मानसिक आयु, वास्तविक आयु, बुद्धि लब्धि, स्वस्थ शरीर। तो देखिए, कोई भी बालक जो है प्रतिभाशाली होगा, चाहे मूर्ख होगा या मंदबुद्धि होगा, कुछ भी होगा, यह जो है बुद्धि लब्धि से, यानी जो है उसके आईक्यू पावर। देखिए, बुद्धि लब्धि को इंग्लिश में जो है इंटेलिजेंस कोसेंट कहते हैं, यानी इंटेलिजेंस कोसेंट को जो है शॉर्ट फॉर्म आईक्यू कहते हैं ना कि आप लोग गाँव घर में कि उस बच्चा को जो है आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है, तो यही जो है आईक्यू बुद्धि लब्धि होता है। और देखिए, यह जो है इसका सूत्र जो है बुद्धि लब्धि का किसने दिया था, तो मनोवैज्ञानिक स्टर्न ने दिया था। अब इसमें क्या होता है ना कि देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, प्रतिभाशाली बच्चे कहने का मतलब क्या, कि बच्चा है आपको वास्तविक आयु उसका 10 साल है, मगर वह जो है 12-13 साल के बच्चे की तरह काम करता है, यानी जो है बड़े बच्चे की तरह काम करता है, तो वह जो है प्रतिभाशाली कहलाएगा। और प्रतिभाशाली बालक का जो है आईक्यू होता है 140 से ऊपर होता है। या जैसे कोई मूर्ख बालक हो गया, जैसे बच्चा है 10 साल का मगर वास्तविक आयु 10 साल है, मगर उसका मानसिक आयु मतलब कि मानसिक तरह करता है छोटा बच्चा की तरह, यानी 7 साल के बच्चे की तरह करता है, तो वो मूर्ख बच्चा कहलाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन में बाल वृद्धि, बाल मनोविज्ञान, बाल अभिप्रेरणा, बाल संवेग। तो देखिए, बाल विकास को जो है पहले बाल संवेग के नाम से जाना जाता था। अब अगला प्रश्न है कि जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाए वह है, तो ऑप्शन में समस्या समाधान, आगमन विधि, निगमन विधि, कोई नहीं। तो देखिए, पहले उदाहरण और बाद में जो है नियम, यह जो है आगमन विधि में, जैसे देखिए कक्षा कक्ष में जैसे आप पढ़े होंगे जब कभी 10वां इंटर या 8वीं में, तो टीचर कहते हैं ना कि पहले हम जो है या तो उदाहरण दे देते हैं उसके बाद लिखाएंगे, नहीं तो बहुत सारे टीचर क्या कहते हैं पहले लिखो उसके बाद जो है हम आपको उदाहरण यानी इसको डिटेल से बता देंगे, तो वही होता है। तो जो टीचर जो है पहले आपको एग्जाम्पल दे के बाद में लिखाए वो आगमन विधि हो गया, और जो टीचर पहले जो है आपको लिखा दे उसके बाद में उदाहरण दे वह जो है निगमन विधि कहलाता है। अब अगला प्रश्न है कि अच्छे शिक्षण में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो ऑप्शन में क्रिया आधारित, प्रेरणादायक, प्रगति आधारित, उपरोक्त सभी। तो देखिए, अच्छे शिक्षण में यह सभी होना चाहिए, यानी उपरोक्त सभी, क्रिया आधारित भी होना चाहिए कक्षा कक्ष, प्रेरणादायक भी होना चाहिए और प्रगति आधारित भी होना चाहिए। अब अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम का संबंध है, तो ऑप्शन में है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से और प्रौढ़ निरक्षरता उन्मूलन से। तो देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम का जो है संबंध प्रौढ़ निरक्षरता उन्मूलन से है। तो इसमें क्या किया गया था आपको बताते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो है 1988 में किया गया था। इसमें जो है कहा गया था कि 15 से 35 वर्ष आयु के सभी जो है निरक्षर व्यक्तियों को जो है साक्षर प्रदान करना है। आप लोग देखे होंगे कि गांव में हम देखे थे कि जब हम छोटे थे तो उस समय बहुत सारे गांव की महिलाएं जो प्राथमिक विद्यालय पे जाती थी और वहाँ टीचर जो है उनको सिर्फ सिग्नेचर करना, नाम, गांव, पिता का नाम, ये सब मतलब सिखाते, तो वह जो है उनको साक्षर करते थे। अब देखिए, जैसे केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ जो है यानी साक्षर का मतलब पहले ये समझिए, ये नहीं कि जो विद्वान सभी वहाँ विद्वान है, यानी वहाँ जो है सबको अपना नाम, गाँव या सिग्नेचर ये सब करने आता है, यही जो है आपको साक्षरता कहलाता है। अब अगला प्रश्न है कि कक्षा कक्ष में श्याम पट कितनी ऊंचाई पर रहना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि यहाँ कहने का मतलब हो गया कि जो ब्लैक बोर्ड होता है कक्षा में वह कितनी ऊंचाई पर रहना चाहिए, यानी कितना फीट पर रहना चाहिए। तो देखिए, हम आप लोग को दो आंसर देते हैं, आप लोग को 50-50 कर देते हैं, या 3 फीट या 4 फीट, यानी दो ही ये आंसर है इसका। और आप लोग इसका कहीं से भी देख के हो आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और क्लास कैसा लगा हो प्लीज़ फीडबैक दीजिए। और इसमें हम जो भी कुछ बोले हैं मेरा मानना नहीं था, सभी जो है आपको शिक्षा मनोवैज्ञानिक का ये सब मानना है। तो चलिए, क्लास कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए क्लास।